दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों आया तो था कि आज कुछ मध्य प्रदेश की बात करूंगा, मगर कुछ एक बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने कुछ ऐसी करवट ली जिसको आप कहिए कि विस्फोट हो। अगर मैं शब्द कहूं तो गलत नहीं होगा। तो यह विस्फोट कहाँ हुआ? यह विस्फोट हुआ महाराष्ट्र की राजधानी में। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, एनसीपी। अगर आप सबने देखिए, एक संयोग है कि जो मेरा सबसे पहला यूट्यूब वीडियो था लाइव, जब मैंने आप सबसे के साथ संवाद किया था, उस दिन शरद पवार जी ने, जो कि राजनीति के, भारतीय राजनीति के पुरोधा हैं और जिनकी मैंने कई बार तारीफ भी की है, और उनको आज के दौर में राजनीति का सबसे बड़ा टॉल फिगर भी मैंने उनको बताया है और मानता हूं। साहब, उनके घर में ही आज एक विस्फोट हुआ। उनके घर से मतलब एनसीपी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो यह विस्फोट किसने किया? अगर आप सबने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था अजीत दादा पवार जी को लेकर कि उनको बांध कर रखना बहुत मुश्किल होगा। जिस प्रकार से शरद पवार जी ने अपनी बैटन या अपना उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले जी को, जो कि उनकी बेटी हैं, और प्रफुल्ल पटेल जी जो उनके पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं, उनको पास ऑन की थी। तो अजीत दादा पवार इन दोनों के से काफी पीछे छूट गए थे। हालांकि वे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, परंतु वह उनकी जिस प्रकार से उन्होंने कर्मठता के साथ एनसीपी में अपना योगदान दिया है, उसके बाद साहब उनके लिए जगह बची नहीं थी। एक तरह से वे हाशिए पर फेंक दिए गए थे। खैर साहब, अब वे समय का इंतजार ही कर रहे थे। मैंने बताया भी था आपको, और कुछ दिनों पूर्व ही, ज्यादा समय नहीं बीता होगा, हफ्ता या हफ्ते भर आप पकड़ लीजिए, कि उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो वह भी एक इशारा ही था कि वे अपनी एक अलग राह बनाने वाले हैं। और शरद पवार साहब यह सब ना समझ पाए हों तो ऐसा मैं अभी फिलहाल व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं मानने को तैयार हूं। एक तरह से मेरा अपनी मानना है कि इसमें भी शरद पवार जी की रजामंदी है कि कुछ भी हो, एनसीपी की डोर तो उनकी बेटी सुप्रिया सुले जी के ही हाथ में रहेगी। अजीत पवार दादा को तय करना है कि वे पार्टी में रहेंगे या नहीं। तो अजीत दादा पवार जी ने अपने लिए अलग राह बना ली है। और अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो राजभवन में उन्होंने अपने समर्थक करीब 30 एनसीपी विधायकों को लेकर वे राजभवन पहुंचे, और शायद है कि उनमें से कि 9 एनसीपी एमएलएस को भी मंत्री पद दिया गया, जहां अजीत पवार दादा तो डिप्टी सीएम हुए, बाकी उनके अलावा 9 एनसीपी एमएलएस को भी मंत्री पद दिया जाएगा या दे दिया गया है। अगर कुछ प्रमुख नाम उन एनसीपी एमएलएस में बोलूं तो छगन भुजबल, जो कि नासिक से आते हैं, वे भी एक कद्दावर नेता हैं और पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा चेहरा है एनसीपी के। उनके अलावा विलसे, जो अनिल देशमुख जी के बाद गृह मंत्री बने थे, वे भी उन्होंने भी मंत्री पद का शपथ ली। तो एक तरह से जो बहुत प्रतीक्षित था, बहुत प्रतीक्षित इन द सेंस कि अजीत दादा पवार कब अपनी सही पोजीशन लेंगे, तो उन्होंने आज अपनी सही पोजीशन ले ली। तो एक तरह से जैसे कि महाराष्ट्र की राजनीति में यूपी के जैसे ही कि एक सीएम दो डिप्टी सीएम, सीएम एकनाथ शिंदे जी रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी डिप्टी सीएम बतौर अपना पद संभालेंगे। तो क्या यह महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का एक तरह से यह कह लीजिए कि अब अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है? क्योंकि देखिए, राजनीति में किसी को खारिज कर देना, मैं कभी भी इसको समर्थन नहीं कर पाता हूं, क्योंकि राजनीति में कब क्या कैसे हो जाए, जिसको जिसको बोलते भी हैं कि डेड कैट बाउंस जैसी बात चलती है,
आमतौर पर शेयर मार्केट में चलती है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सिरे से खारिज तो मैं नहीं करूंगा कि एमवीए अब खत्म हो गई है, नहीं। अभी भी शरद पवार जी हैं जब तक उस गठबंधन में, तब तक तो मैं नहीं कहूंगा। और बसता कौन है फिर? कांग्रेस, जिनका कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है महाराष्ट्र में कि जो जिसको बतौर सीएम वे प्रोजेक्ट कर सके और उसके दम पर चुनाव जीत सके। दूसरे उनके पार्टनर होते हैं शिवसेना, उद्धव गुट। तो जब से उन्होंने अपना वोट बैंक, जो हिंदुत्व का एक कोर वोट बैंक होता था, वो भी उन्होंने स्वयं से कह दीजिए जिसको बोलते हैं कि दरकिनार कर दिया। वे बिल्कुल उसकी ओर उन्होंने हाथ जोड़ लिया और अपनी एक अलग डॉक्ट्राइन पर चल सेकुलर हो गए। अगर आज की भाषा में कहूँ कि सेकुलर हो गए वे भी आम पार्टियों जैसे। तो ऐसा अब एक तरह से कह लीजिए कि एक नाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, अगर आप पार्टी वाइज बोले तो शिवसेना, शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस जी और साथ में अब अजीत पवार जी के लिए आगामी जो चुनाव होंगे, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, महाराष्ट्र में तो आप एक तरह से मान लीजिए कि एमवीए का सफाया ऑलमोस्ट। अब यह तो देखिए, जब चुनाव होंगे, फिगर्स आएंगे, तब बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पिक्चर आ जाती है। बट जनमानस में तो मानकर चलिए कि अब अपने समाप्ति की ओर है। अब ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी कितने समय तक एग्जिस्ट करती है, अब सवाल इस पर भी आ जाएगा। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी महागठबंधन का हिस्सा भी है। तो इसके जो महाराष्ट्र में हुआ वह राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और फिर कल मोदी जी ने एक बात कही थी, अगर आप सबको याद हो, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा भी था, यह मोदी की गारंटी है, ऐसे करके मैंने जो वीडियो लास्ट मैंने पोस्ट किया था। उसके बाद उसमें मोदी जी की एक बात मैंने बताई थी, जो कल वे मध्य प्रदेश के शहडोल में गरज रहे थे, कि जिनकी अपनी गारंटी नहीं है वे दूसरों को गारंटी दे रहे हैं। तो उनकी 24 घंटे भी नहीं हुए, बात सत्य हुई कि शरद पवार जी इन पर्टिकुलर वे अपना कुनबा संभाल नहीं पाए। कुनबा से मेरा मतलब पार्टी, अपनी पार्टी संभाल नहीं पाए। और आगे फर्दर अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या स्थिति, क्या पिक्चर बन सकती है। सुप्रिया सुले जी अभी भी इस पोजीशन में नहीं है कि अपने दम पर वे मैं तो चलिए 5 सीट ही बोली थी शायद पिछली बार की, 4 से 5 सीटें अपने दम पर ले आए, 10-12 तो छोड़ ही दीजिए। तो एक तरह से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का यह पतन हो चुका है महाराष्ट्र में। मगर मैं सिरे से खारिज बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, कुछ प्रोबेबिलिटीज राजनीति में हमेशा बनी रहती है। अब देखना यह जरूर दिलचस्प रहेगा कि शरद पवार जी इस एनसीपी की इस टूट के बाद कैसे अपनी आगामी रणनीति तय करते हैं। क्योंकि महागठबंधन में भी उनकी स्थिति, जो मजबूत स्थिति है, उस पर यह टूट प्रभाव डालेगी ही डालेगी। तो साहब, आया तो था मध्य प्रदेश की बातों को, सोचा था शेयर करूंगा, परंतु शुरुआत हो गई महाराष्ट्र से। चलिए साहब, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। राहुल गांधी जी का एक बयान आया साहब, कि जिसमें उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस का सीएम चेहरा होंगे। इसके जवाब में बड़ा ही डिप्लोमेटिक आंसर राहुल गांधी जी ने दिया कि हमारी इंटरनल सर्वे कहती है कि 150 सीटें आ रही हैं। तो 150 सीटें आ रही हैं, इतना ही उन्होंने कहा। मगर कमलनाथ जी जो उनके ठीक पीछे खड़े थे, उनके लिए इशारा काफी था। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप कांग्रेस को देखें तो 2 आधार स्तंभ हैं, एक है कमलनाथ जी और दूसरे दिग्विजय सिंह जी। तो इन दोनों को साधना राहुल गांधी जी के लिए
मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि असंभव है, मगर उनके बीच में बैलेंस बनाना अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। क्योंकि जो पिछली कांग्रेस की जो सरकार थी, सवा साल 1.5 साल चली भी थी, तो उसके गिराने का हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ब्लेम किया जाता है, परंतु फॉर द एक्सपल्सन ऑफ और उनको इस हद तक मजबूर कर देना है कि वे कांग्रेस छोड़कर अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में चले जाएं, वह भी अपने आप में एक कहानी है जो शायद है कि आप लोग बेहतर से समझ सकते हैं, खासतौर पे जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति से परिचित हैं। और एक बात करते हैं साहब, एक कांग्रेस के ही उभरते हुए नेता हैं और इनका नाम है श्रीनिवास बीवी। ये इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं। कल इन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी गारंटी दे रहे थे आयुष्मान भारत कार्ड की 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, जो निःशक्त हैं और जिनको इलाज की जरूरत है, तो उसको उन्होंने ट्विटर पे उनकी फोटो के साथ ट्वीट किया है कि यह पैसा क्या मामा के घर से लाए थे क्या। अब साहब देखिए, आप विरोधी नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, ठीक है, वो एक अपनी जगह बात है, परंतु फिर उनको गहलोत सरकार जी की उपलब्धि को जब रमेश जी कोट कर रहे थे कि ऐसी ही योजना हम, वो मोदी जी तो 5 लाख की आयुष्मान भारत योजना लागू कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, गहलोत सरकार ने तो 25 लाख रुपए की निःशक्त जनों को इलाज की सुविधा, जो कि चिरंजीवी योजना के तहत, चिरंजीवी योजना से गहलोत सरकार चला रही है और लाखों इसके लाभान्वित हैं। तो यह एक प्रश्न श्रीनिवास बीवी जी के लिए उठता है कि यह जो गहलोत सरकार जो 25 लाख की मुफ्त इलाज की चिरंजीवी योजना है, तो क्या इसमें जो पैसा लगता है यह किसके मामा जी के घर से आया है। और जो अभी कांग्रेस ने जो 5-6 योजनाएं वो गारंटी दी हैं, महिलाओं को 1500 रुपए, बिजली यूनिट 100 यूनिट तक फ्री, उसके बाद 200 यूनिट तक हाफ, गैस सिलेंडर 500 रुपए में, और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। तो ये जो गारंटी कांग्रेस ने जनता के सामने अश्योर कर रही है, तो श्रीनिवास बीवी जी को एक बार बताना पड़ेगा कि इसके लिए जो पैसे लगेंगे वो किसके मामा के घर से आएंगे। होप श्रीनिवास बीवी जी तक अगर यह वीडियो पहुंचे और जयराम रमेश जी तक ये पहुंचे, तो एक बार श्रीनिवास जी बीवी जी से जरूर यह प्रश्न करेंगे कि उनसे तो काफी वो जूनियर हैं, कि कोई भी बात प्लेटफॉर्म पे रखने से पहले, पब्लिक डोमेन में रखने से पहले थोड़ा सा एक बार घर का भी रिवीजन कर लेना चाहिए। खैर, तो मैंने पहले भी बताया है कि राहुल गांधी जी की ये जो मोहब्बत की दुकान है, इसके जो सेल्समैन ही हैं, सेल्समैन हैं, वे ही उनकी प्रेम मोहब्बत की दुकान की बखिया उधेड़ने में कमी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं जो कि एक पब्लिक में एक हास्य का विषय बन जाती है। होप कि मैसेज सही से पहुंचा होगा उन तक। और दोस्तों, अब फिलहाल बदलते जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति में जो धमाका हुआ है, इसका अंदेशा बहुत पहले से था। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आप पहले भी ध्यान देंगे तो पहले भी ऐसी बगावतें हुई हैं, है ना। जब जो डिजर्विंग पर्सन होता है उसको आप इग्नोर करके पुत्र मोह या पुत्री मोह में, संतान मोह में कह लीजिए, आप किसी और को पास ऑन कर देते हैं, तो यह अवश्यंभावी हो जाता है। फिर आज मुझे याद आ रही है आदरणीय राज ठाकरे साहब की भी, उनको भी दरकिनार करके बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को कमान सौंपी थी। क्या हुआ, राज ठाकरे साहब ने फिर अपनी अलग राह बनाई। और भी पार्टियां हैं, और भी पार्टियों के नाम लिए जा सकते हैं, परंतु यह लंबे समय तक टिक नहीं पाता। अंततोगत्वा होता वही है
कि जो मजबूत होता है, जिसने जमीन पर काम किया है, वह अपनी अलग राह बना लेता है और वह उसकी अपनी अलग राह एज फॉर ग्रांटेड नहीं रहती। इट्स नॉट एज लाइक एनी ग्रांट, उसमें कमाई होती है। होप द मैसेज इज डिलीवर्ड एंड आप सबको यह संवाद बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।